हमारा रिसोर्सेस है ना, वर्ल्ड के रिसोर्स की हम बात करेंगे, इंडिया के रिसोर्स की भी हम बात करेंगे, विश्व के सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि रिसोर्सेस होते क्या हैं, है ना, संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी को आवाज आ रही है भाई? एक बार रिप्लाई कर दो तो हम शुरू करें। देखो रिसोर्स का क्या मतलब है, रिसोर्स का मतलब सही है, नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ अवेलेबल है आपके चारों तरफ, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ज़मीन हो, पेड़ पौधे हो, इवन पत्थर ही क्यों ना हो, है ना, वो सब हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। रिसोर्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, संसाधन, है ना, साधन। जिससे अब रिसोर्स की अगर परिभाषा डेफिनेशन की मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि रिसोर्स क्या है, एवरीथिंग विच प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट, मतलब कि वातावरण में, पर्यावरण में जो भी चीज उपस्थित है ना, पर उसमें कंडीशन क्या है, विच फुलफिल आवर नीड, जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पड़ा हुआ है वो रिसोर्स कहलाएगा। रिसोर्स किसको कहेंगे, जिसका हमें कुछ काम आ रहा है, मतलब जो हमारा कुछ काम कर रहा है या जिसको हम कुछ यूज कर पा रहे हैं, वो क्या है, रिसोर्स है। जैसे कि मान लो मुझे दीवार में कील लगानी है, मैंने पत्थर उठा करके उसका यूज करना शुरू कर दिया, तो वो पत्थर मेरे लिए क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। जैसे कि एनवायरमेंट में पानी है ना, वाटर है, वाटर को हम पीने के लिए, है ना, दूसरी चीजों के लिए, कई सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, तो वाटर हमारा क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। ठीक, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों में भले ही देखो इकोनॉमिकल वैल्यू भी है उनके पास, मतलब कि आपका जो देखे अगर अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी पेड़ पौधे कई सारे हमको फल देता है ना, कोई हमको लकड़ी देता है, कोई आपके एनवायरनमेंट के लिए शुद्ध हवा देता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो पेड़ भी हमारे लिए क्या हो गए, रिसोर्स हो गए। ये पेन है, इस पेन से मैं लिख रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। ये बॉटल है, डस्टर है, ये सारी चीज़ भले ही वो मैन मेड है, ये क्या है, मैन मेड। अभी क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो रिसोर्स संसाधन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया प्रकृति द्वारा और एक हो गया जो मनुष्य द्वारा बना हुआ है। ठीक है, इवन मनुष्य खुद भी क्या है, एक रिसोर्स है भाई। ह्यूमन रिसोर्सेस होता है कि नहीं, डिपार्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप जाओगे कहीं पर भी तो वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज का एचआर जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो एचआर जो पोस्ट होती है वो क्या करती है, जो आपकी जो वैकेंसीज है उनको फुलफिल करने का काम करती है। तो एक पढ़ा लिखा समझदार डिग्री होल्डर जो पर्सन है वो किसी देश के लिए किसी रिसोर्स से कम है क्या, नहीं है। ठीक है, तो संसाधन रिसोर्स हम किसे कहेंगे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं कि एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग विच प्रेजेंट इन आवर एनवायरमेंट, ठीक है, विच कैन फुलफिल आवर नीड। ठीक है, ऐसा कोई भी पदार्थ जो वातावरण में उपस्थित है ना, वातावरण में उपस्थित है, पहली चीज वातावरण में उपस्थित है, और दूसरी चीज हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है, हमारी आवश्यकता को पूरा करता है। किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है तो उसको हम कहेंगे रिसोर्स। ठीक है भाई, ये पहली लाइन हो गई। उसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ये परिभाषा हो सकती है। अब देखो रिसोर्स में क्या क्या चीज होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, कुछ और कंडीशंस हम यहां पर लगा रहे हैं। तो पहली बात तो हमारी जरूरत पूरी करना चाहिए, पहला बोल दिया हमने। दूसरा अगर मैं इसमें लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि भाई रिसोर्स जो भी है उसको टेक्नोलॉजिकली, मतलब कि हमारी उस तक पहुंच होनी चाहिए। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी से हम उसको क्या कर सके, उसका एक्सट्रैक्शन कर सके, उसका निष्कर्षण कर सके, उसको बाहर निकाल सके। मान लो कि यहाँ हमारा जो कोई भी एक जगह है वहां पर नीचे हमको पता चला है कि भाई ऑयल है ना, क्या है, ऑयल, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस ऑयल को निकाल करके यूज कर सकें, तो वो ऑयल हमारे लिए सोर्स है क्या, रिसोर्स नहीं है। ठीक है, हालांकि वो रिजर्व रिसोर्स में आ जाएगा पर उसका इन प्रेजेंट टाइम में कोई यूज होगा क्या, नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो रिसोर्स हमारे लिए नहीं है। तो पहली चीज टेक्नोलॉजिकली वो क्या होना चाहिए, एग्जेसिबल होना चाहिए, मतलब कि उसकी आपके पास वो तकनीक होनी चाहिए जिसके द्वारा आप उसका क्या कर सको, निष्कर्षण कर सको। दूसरा, आप जो निष्कर्षण उसका कर रहे हो उसके साथ साथ में उसका कुछ फायदा भी होना चाहिए। जैसे आपने उसको 100 रुपये लगाए बाहर निकालने में, तो कम से कम वो 200 का तो बिकना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं होगा। मतलब कि इकोनॉमिकली फिजिएबल होना चाहिए, आर्थिक रूप से भी वो क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण, मतलब कि उसकी कुछ कीमत होनी चाहिए। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति जो है वो उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका कल्चर। जैसे कि मान लो
मीट प्रोडक्शन है ना, मांस का जो उत्पादन होता है। अब विदेशों का कल्चर ऐसा है कि वहाँ पर हर चीज़ का मांस जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर हमारे यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जैसे कि बीफ है, वो जो हमारा हिंदू धर्म में मतलब हम लोग का, उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, अगर हम पोर्क की बात करें, सुअर के मांस की बात करें, तो वो मुस्लिम्स के लिए क्या है? वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो भले ही हमारे यहाँ कितनी भी गाय हो, कितने भी जो सुअर हो, पर उनको हम एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखे, पहली बात हमने लिखा कि टेक्नोलॉजिकली जो है वो कैसा होना चाहिए? एसेसिबल होना चाहिए। मतलब कि तकनीकी रूप से उसमें पहुंच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, उसको हम निकालने के लिए योग्य होना चाहिए। दूसरी बात, कल्चरली मतलब कि सांस्कृतिक या जो भी सभ्यता संस्कृति है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, है ना, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है ना, सभ्यता द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, स्वीकार्य करने योग्य होना चाहिए। जैसे कि भाई वो जो हम पढ़ते हैं ना 1857 की क्रांति में एक रीज़न आता है कारतूस वाला, है ना, तो वो यही सब था वहाँ पर। वो जो कारतूस था जिसके अंदर बारूद होता था, उसमें क्या किया जाता था? चर्बी लगाई जाती थी, या तो सुअर की या किसी और जानवर की। ठीक है, तो उसको मुंह से खोलकर बंदूक में डालना पड़ता था। तो इसी वजह से वहां पर क्या हो गया था? फिर विद्रोह हो गया था, है ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक, अगला इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए? फिजिएबल होना चाहिए। मतलब कि आर्थिक रूप से भी वो क्या होना चाहिए? आर्थिक रूप से उसका महत्व होना चाहिए। ठीक, ये तीन चीज़ हो गई इकोनॉमिकली। अच्छा, एक और चीज़ इसमें हम जोड़ सकते हैं। देखो, ये तीन चीज़ सबको समझ में आ रही। इकोनॉमी का मतलब कि जो उसमें उसको निकालने में जो खर्च हो रहा है उससे ज़्यादा कीमत पर वो सेल होना चाहिए, बिकना चाहिए। ठीक, कल्चरली एक्सेप्टेबल मैंने आपको समझा दिया कि वहाँ के जो लोग हैं, वो जो कल्चर है उसके द्वारा वो क्या होना चाहिए? स्वीकार किया जाना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। भाई आप कितनी भी अल्कोहल का प्रोडक्शन कर लो, अगर जो लोग हैं जिस एरिया में वो चीज़ हो रही है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई सेंस है क्या? नहीं है, तो उसको हम रिसोर्स नहीं मानेंगे। ठीक, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब कि तकनीक इतनी होनी चाहिए कि उस तक हम क्या कर सके? पहुँच सके। ठीक, अगला इसमें आप एक और जोड़ सकते हो जो नेचर से संबंधित है, सौंदर्य, है ना, सौंदर्य उसका होना चाहिए। सौंदर्य का मतलब क्या है? एस्थेटिक वैल्यू जो है उसकी होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि मान लो, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमारे यहाँ पर बहुत सारे जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं। अब देखने में सब बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। देखोगे अगर आप उनको, ग्लेशियर है, आप शिमला चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, तो एक नेचुरल व्यू आपको मिलेगा। तो वो नेचुरल व्यू क्या है? वो सब रिसोर्स ही तो है। वो देखने में भी कैसा है? सब सुंदर है, और उनको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं, टूरिस्ट। तो उससे क्या होती है? इनकम होती है। मतलब कि हमारा रिसोर्स हमको कमा के दे रहा है, उसका यूज़ हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, केवल उसको देखने के आपको क्या मिल रहे हैं? पैसे मिल रहे हैं। तो वो भी क्या है? उसका एक फैक्टर है कि भाई उसका सौंदर्य, उसकी जो ब्यूटी है ना, वो नेचुरल ब्यूटी हो, चाहे आपने कुछ बनाया हो, जैसे कि मान लो बुर्ज खलीफा बिल्डिंग बनाई बहुत ऊंची दुनिया की, है ना, या फिर हमने जैसे अभी जो सरदार पटेल का स्टेचू है वो बनाया, ताजमहल है हमारा, जो भी है, चाहे वो इंसान ने बनाया हो चाहे प्रकृति ने बनाया, अगर वो सुंदर है देखने में, उसको देखने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं एज अ टूरिस्ट, और उसका पैसा मिल रहा है उस जगह को, उस देश को, तो भी वो हमारे लिए क्या है? रिसोर्स है। ठीक है, तो ये तीन चार चीज़ें जो है, किसी भी सोर्स को हम रिसोर्स कह सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को हम क्या कह सकते हैं? रिसोर्स, अगर उसमें ये क्वालिटी है तो। ठीक है भाई, चलो देखो, अब मैंने कहा कि भाई कोई भी सब्सटेंस अगर मेरे पास है तो मैं उसको रिसोर्स में चेंज कर सकता हूं। क्या ये बात सही है या गलत है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी एक आपको सब्सटेंस दे दिया और आपको कहा कि उसको हम रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि या नहीं है? बताओ, कोई भी सब्सटेंस है मेरे पास, अगर उसको मैं कहूं कि मैं इसको रिसोर्स में बदल सकता हूं, तो क्या पॉसिबल है? कोई भी सब्सटेंस, लिविंग, नॉन लिविंग, कुछ भी हो। तो देखो, हम लिख सकते हैं यहां पर कि कोई भी सब्सटेंस अगर आपका है, उसको मैं किस में चेंज कर सकता हूं? रिसोर्स में।
कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे पास टाइम है, भाई टाइम होना चाहिए ना उस पर काम करने के लिए, पहली चीज़ क्या हो गई? टाइम। दूसरा मेरे पास जो है टेक्निक होना चाहिए, है ना, मतलब टेक्नोलॉजी होना चाहिए। और तीसरा मेरे पास उसका नॉलेज या ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में सफिशिएंट जानकारी होना चाहिए। तो अगर ये तीन चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं किसी भी सब्सटेंस को किस में बदल सकता हूँ? रिसोर्स में। भाई जैसे मेरे पास लकड़ी है ना, अब मेरे पास समय है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, टूल्स है, और मेरे पास उसका नॉलेज है, तो मैं उसकी कुर्सी बना सकता हूँ, उसको टेबल में बदल सकता हूँ, उसका कोई भी फर्नीचर बना सकता हूँ। लोहे का कोई अगर मेरे पास रॉ मटेरियल है तो लोहे से मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो रिसोर्स हुआ कि नहीं हुआ वो? ठीक है, मतलब कि कोई भी सब्सटेंस है उसको मैं किस में चेंज कर सकता हूँ? रिसोर्स में। किसी भी पदार्थ को मैं किस में बदल सकता हूँ? संसाधन में बदल सकता हूँ। अगर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं? समय है, टेक्नोलॉजी है, और उसका ज्ञान है या नॉलेज है ना, ये तीन चीज़ अगर है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ? रिसोर्स में चेंज कर सकता हूँ। क्लियर इतनी बात? चलो, तो ये तो हो गई एक और चीज़। अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम रिसोर्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलो तो लिखते हैं अब अगली चीज़, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो वर्गीकरण में अगर मैं इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करूं, है ना, इसको एक बड़े पैमाने पर मोटा मोटा अगर इसका मैं वर्गीकरण करूं तो क्या कर सकता हूं कि दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहला तो आ जाएगा मेरा नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस पहली चीज। ठीक, दूसरा आ जाएगा मेरे पास मैन रिसोर्स, जो मनुष्य ने बनाया है ना, मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित। ठीक, पहला प्राकृतिक हो गया, दूसरा क्या हो गया? मनुष्य द्वारा निर्मित, और तीसरा हो गया ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स इटसेल्फ, मतलब कि खुद की बात कर रहे हैं हम। ठीक, अब देखो तीनों को समझो। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या? जो प्रकृति ने दिया। प्रकृति ने क्या क्या चीज दी है भाई? हवा दी है ना, पानी दिया है, वन दिए हैं, जंगल दिए हैं, फॉरेस्ट, ठीक है, पेड़ पौधे सब उसमें आ गए। फिर हमको नदी दी है, पहाड़ दिया है ना, फिर सूर्य है, नदी है, चंद्रमा है, धरती है ना, मतलब जिसको हम मिट्टी कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने प्रदान की है, वो सब क्या आ जाएगा? नेचुरल रिसोर्सेस में आ जाएगा। उसके साथ फॉसिल फ्यूल भी उसमें आ गए, है ना, कि ऑयल है, गैस है, नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब क्या हो गई? ऑयल है, गैस है, या कोल है, या फिर जितने भी आपके वो हैं, आपकी धातुएं हैं, जैसे कि लोहा, कॉपर, है ना, इसके बाद में आपका सोना, चांदी, तांबा, तांबा तो हो गया, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? ये सब नेचुरल है ना, है कि नहीं है? प्रकृति ने दी कि हमने घर पे बनाया? हमारे प्रकृति ने दिया। तो ये सब प्रकृति की चीज़ें हो गई। अब इसमें बायोटिक भी हो गए और एबायोटिक भी हो गए। मतलब कि बायोटिक का मतलब क्या है भाई? जैविक, है ना, जैविक मतलब जो जीवित है सब। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, है ना, एनिमल्स आपके जीवित है, पेड़ पौधे आपके जीवित है, तो ये सब किस में आ जाएंगे? बायोटिक में आ जाएंगे। और एबायोटिक का मतलब अजैविक, या आजीवित बोले अभी इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। जैविक का मतलब तो ऑर्गेनिक होता है, अभी इसको जीवित करो बस, ऑर्गेनिक वाला फिर आगे आ जाएगा। जीवित जिसमें जान है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जानवर हो, सब किस में आ जाएंगे? जैविक, जीवित में, बायोटिक। एबायोटिक मतलब अजीवित, जिसमें जीवन नहीं है, जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, पानी हो गया, हवा हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत, पहाड़ मतलब पत्थर, वो सब किस में आ जाएंगे? अजीवित, जिसमें जीवन नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने दिए हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, बायोटिक मतलब जीवित और एबायोटिक मतलब अजीवित। ठीक, दूसरी बात करूं मैं, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया गया, है ना। तो ये तो अब नेचुरल तो रहा नहीं, क्योंकि मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने क्या क्या चीज़ बना दी भाई? मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ बना दी। मान लो कोई बिल्डिंग बनाई हो, मैंने बिल्डिंग बनाई हो, है ना, वो भी मेरे लिए क्या है? रिसोर्स है। मैंने अपना घर बनाया हो, वो भी क्या है? रिसोर्स है कि नहीं है? मैंने बनाया है। ठीक, फिर उसके बाद में मैंने डैम बनाया, मतलब कि बांध बनाए, नदियों के ऊपर बांध बनाया, पुल बनाया, सड़क बनाई, ठीक है,
फिर उसके बाद में मैंने जैसे मान लो बसेस है, एरोप्लेन है, ट्रेन्स है, दुनिया भर की चीज़ है, मनुष्य ने तो सब कुछ बनाया हुआ है ना। तो मनुष्य के द्वारा जितनी भी चीज़ बनाई गई है वो सब क्या है, मैन मेड रिसोर्स के अंदर आ जाएंगे। हालांकि वो सब बनाया उसने कहाँ से है, प्रकृति से, नेचर से रॉ मटेरियल लेकर ही बनाया है, परंतु फिर भी उनका रूप क्या कर दिया उसने, परिवर्तित कर दिया, उसका फॉर्म क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, मैन मेड रिसोर्सेस, मनुष्य के द्वारा निर्मित चीज़ें, जिसमें बिल्डिंग, बांध, पुल, सड़क, रेल, बस, एरोप्लेन, ठीक है, जो भी चीज़ आपको दिख रही है जो मनुष्य ने बनाई है वो सब उसमें शामिल है। ठीक। तीसरा, ह्यूमन रिसोर्सेस इटसेल्फ, मतलब इसका क्या हुआ कि एक मनुष्य, हम खुद की बात कर रहे हैं, जैसे वेल एजुकेटेड है ना, एक कुशल कारीगर हो सकता है, वो कोई वर्कर हो सकता है जो हमें मान लो मेरे पास कोई फैक्ट्री है ना, मुझे वर्कर की रिक्वायरमेंट है और मैं क्या बना रहा हूँ, मान लो कि मैं मेडिसिन्स बना रहा हूँ है ना, फार्मेसी की मेरी कंपनी है, तो उसमें मुझे क्या चाहिए, एजुकेटेड पर्सन चाहिए। तो वो एजुकेटेड पर्सन को भी मैं क्या कहूँगा, रिसोर्स। वो कैसा रिसोर्स हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस। ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेस तो हमारे देश में तो कोई कमी नहीं है ह्यूमन रिसोर्स की, भाई जनसंख्या हमारी इतनी है, और उसमें से हमको कैसे लोग चाहिए, स्किल्ड पर्सन है ना, मतलब कि जानकार लोग, जो कोई हुनर जानते हो, जो कोई काम करना जानते हो, जो पढ़े लिखे हो, है ना, ऐसे लोग। ऐसे लोगों का कोई, उनको हम ह्यूमन रिसोर्स में काउंट नहीं करेंगे जो कि जिनके पास किसी भी तरह का कोई भी टैलेंट ना हो। ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स में काउंट नहीं होंगे। बात समझ में आ गई। उससे होना क्या चाहिए, उससे हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, इकोनॉमिकली हमको क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। भाई जैसे हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसके द्वारा हम पैसा कमा रहे हैं, भाई जो भी हमारी स्किल है, जो भी टैलेंट है, जो व्यक्ति जो जानता है उससे पैसा कमाता है वो, है ना, तो वो सब क्या है, उसके लिए रिसोर्स हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, मतलब इसका क्या हुआ कि उपलब्धता, इसको हम एक तरीके से उपलब्धता तो नहीं बोलेंगे, हाँ उपलब्धता बोल सकते हैं, है ना। इसमें दो टाइप हो जाएंगे हमारे पास। कौन कौन से दो टाइप हो जाएंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको बताओ जरा। नवीनीकृत है ना, और अनवीनीकृत। अनवीनीकृत क्या मतलब होता है इसका बताओ। हाँ देखो, जिनका रीयूज किया जाए, नहीं रिसाइकल अलग चीज़ हो गई है ना, रिसाइकल नहीं बोलेंगे, उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है कि हम उसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। भाई जैसे मेरे पास मान लो नदी की धारा बह रही है ना, नदी बह रही है, उस नदी का पानी जो है मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि डैम बना हुआ है नदी के ऊपर, ये नदी बह रही है और इसके ऊपर डैम बना हुआ है, ये डैम है, तो इस डैम से पानी यहाँ से आ रहा है और इसके ऊपर से निकलता है, यहाँ पर टरबाइन लगी हुई है, वो घूम रही है और क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ कभी रुकने वाली है क्या, नहीं रुकने वाली है ना। भाई जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी हम कई तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है थर्मल पावर प्लांट है ना, और एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज़ करते हैं हम, कोल यूज़ करते हैं, कोयला। क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं। एक बॉयलर है मेरे पास, उसमें मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, है ना, ये बॉयलर है, पानी गर्म हो रहा है, नीचे से कोयला जलाकर पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, पानी से क्या बन रही है, वेपर। पानी से क्या बन रही है, वेपर, और फिर वेपर से मैं क्या कर रहा हूँ, टरबाइन घुमा रहा हूँ। बात समझ में आ रही। जो काम यहाँ किससे हो रहा है, पानी से हो रहा है, वो यहाँ पर मैं किससे कर रहा हूँ, वेपर से। ये मैंने वेपर बना रखी है। तो वेपर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोल, कोयला चाहिए। कोयला रिन्यूएबल है क्या, नहीं है ना। भाई कोयला तो ख़त्म भी हो सकता है ना, भले ही दुनिया में ख़त्म ना हो, हमारे प्लांट में तो ख़त्म हो ही सकता है। वैसे तो ऑलरेडी वो 1 हफ्ते का उसमें स्टॉक रखते हैं, पर हो सकता है कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोयला ख़त्म हो गया वहाँ प्लांट के अंदर, तो क्या बिजली बन पाएगी, नहीं। पर क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्या कि नदी में पानी ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं। देखो सूखी नदियाँ छोटी जो होती हैं उनमें गर्मियों में पानी सूख जाता है, तो ऐसी नदी पर तो डैम बनाएंगे ही नहीं हम, है ना, वो तो हमको पहले से पता है कि यहाँ पानी खत्म हो जाता है। हम तो ऐसी नदी पर ही बनाएंगे ना जिसमें 12 महीने पानी रहता है। तो पानी कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। मतलब कि ये जो एनर्जी मेरी बन रही है वो सोर्स वाटर से बन रही है, तो वो वाटर कैसा सोर्स हो गया, रिन्यूएबल। इसको मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ, है ना। बार बार जिसका उपयोग किया जा सकता है वो है नवीनीकृत। इसमें क्या क्या चीज़ आ जाएंगी भाई, इसमें आ जाएगा मेरे पास एयर, है ना, जैसे कि विंड टर्बाइन,
विंड टर्बाइन समझते हो भाई, जो काम यहाँ पर पानी से हो रहा है वही काम क्या होगा अब हवा से होगा। ये ऊपर मैंने टर्बाइन लगा दी इस तरीके से, है ना, ये हवा जब चलेगी तो ये घूमेगी, और घूमेगी तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एयर से बिजली बन रही, वो भी आपका रिन्यूएबल हो गया। पानी से भी बिजली बना रहे हैं, वो भी कैसा हो गया, रिन्यूएबल हो गया। इसके बाद और बताओ जरा, पेड़ पौधे, प्लांट्स भी क्या है, रिन्यूएबल है, उनको वापस उगाया जा सकता है। ठीक है, और उनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देखो, बनने को तो कोयला भी बन जाएगा वापस, पर कोयला बनने में टाइम लगेगा, फॉसिल फ्यूल बनने में लाखों साल का समय लगेगा। तो वो हमारी लाइफ साइकिल में पॉसिबल है क्या, नहीं है। ठीक है, पेड़ों को हम 8 साल 10 साल 15 साल में वापस उगा सकते हैं, तो वो उसको हम क्या कह सकते हैं, रिन्यूएबल, मतलब कि नवीनीकृत। तो नवीनीकृत रिन्यूएबल का मतलब हवा, पानी, पौधे, है ना, ये सब चीज़ें क्या है, नवीनीकृत में आ जाती है, रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब कि जिनका हम, हाँ, सोलर एनर्जी भी आ सकती है इसके अंदर, है ना। सोलर एनर्जी तो बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, हवा, पानी और सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ें रिन्यूएबल में आ जाए। सोलर एनर्जी से हम कैसे करंट बनाते हैं, बताओ जरा। सोलर एनर्जी से कैसे पावर बनता है, सोलर सेल। ये देखो, दो तरीके हैं कि हम सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल सकते हैं, करंट में। दो तरीके कौन से हैं, पहला तो सोलर सेल लगा दो, जिसको हम सोलर पैनल बोलते हैं, जो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं इस तरीके से, और इनके ऊपर जैसे ही सन रेस पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं, और हमको फाइनली क्या मिल जाता है, करंट। ठीक है, एक तो ये सिंपल सा तरीका जो आपने देखा भी होगा, घर में लगा होता है। ठीक है, कई लोगों के घर में लगा हुआ है। हमारी इंडिया के अंदर भी यही तरीका यूज हो रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने थोड़े दिन पहले अपने एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट का जो है शुरू किया है। अब दूसरा तरीका कौन सा होता है इसमें, दूसरा तरीका ये होता है सूर्य की ऊर्जा को पानी में बिजली में बदलने का। वो तरीका ये होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक फील्ड लेते हैं, बहुत बड़ी फील्ड है हमारे पास, ज़मीन है, उसके बीचों बीच में क्या करूँगा, एक टावर बनाऊँगा। ये वाला जो तरीका है, इससे बहुत लंबे समय तक एनर्जी मिलती है। उस टावर के ऊपर यहाँ पर मैंने पानी भर रखा है ना, पानी कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ कि उसके चारों तरफ मिरर लगा देता हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये मिरर लगे हुए हैं, उसके चारों तरफ उसको घेर रखा है, और पूरे मिरर्स में इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, चारों तरफ है। ठीक है, ये पूरे कांच लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं। अब ये क्या करते हैं, ये सब इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि इनकी पूरी जो रोशनी है वो कहाँ पर जाती है, इस टावर के ऊपरी भाग पे। अब मान लो ये सूरज है मेरे पास यहाँ पर, ये सूरज की जैसे ही किरणें पड़ेंगी, इनसे टकरा के वो कहाँ जाएंगी, टावर के ऊपर, सब की सब। ये इनको इस तरीके से सेट किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होते हैं, मतलब कि जैसे जैसे, हाँ वैसे ही नहीं, वो तो अलग चीज़ हो गई। यहाँ पर तो हम केवल इस सब को फोकस कर रहे हैं एक तरीके से, है ना। तो यहाँ से मिरर से सारी की सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, इस टावर पर। तो ये हिस्सा गर्म होने लगता है, पानी रखा हुआ है, पानी उबलेगा, भाप बनेगी, भाप से टरबाइन घुमाएंगे और क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। ये तरीका जो है सूर्य की ऊर्जा को किस में बदल सकता है, बिजली में बदल सकता है। और अब देखो, इसमें सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम क्या होती है कि रात के समय एनर्जी बना सकते हैं क्या, नहीं, सूरज तो डूब गया, तो रात के समय हो सकता है क्या काम, नहीं हो सकता है। पर उसमें एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, ऑस्ट्रेलिया ने जिसका प्लांट भी लगा लिया है, जिसमें रात के समय में भी हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। किससे, सन से। कैसे कि वो लोगों ने क्या किया है कि ये जो पानी गर्म होता है ना दिन के समय, उस पानी को, गर्म पानी को, भाप तो बनी रही है, बिजली बन रही है, वो काम तो चल ही रहा है, साइमल्टेनियसली वो क्या करते हैं कि सॉल्ट का टैंक, है ना, मतलब कि नमक का पानी, किसका पानी, नमक का पानी, NaCl का जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको पंप करते वो इस टावर में पाइप के थ्रू, है ना। वो पाइप पूरा इस गर्म टावर से होके जाता है, तो वो नमक का पानी गर्म हो जाता है, और उसको दूसरी तरफ दूसरे टैंक में क्या कर लेते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं। मतलब कि अब ये जो इंसुलेटेड टैंक होता है ये पूरा, इसमें से गर्मी बाहर नहीं जाती है। तो ये जो नमक का पानी है जमा हुआ, या जो भी सॉल्ट है, जरूरी नहीं है नमक ही हो, मैं आपको समझाने के लिए नमक बता रहा हूं। तो नमक का पानी गर्म कर लिया उन्होंने, किससे, उसी दिन के समय, उसको स्टोर करके रख लिया। इसका टेम्परेचर कितना है, 500 से 600 डिग्री। ठीक है, ये इंसुलेटेड है, मतलब बाहर जाता है क्या, नहीं जाता है। अब वो क्या करते हैं, जब सूरज डूब गया तो इस गर्म पानी को वापस फ्लो करेंगे कहां पर, इस नॉर्मल पानी के अंदर से।
तो वो नॉर्मल पानी इसकी गर्मी से क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, फिर से वेपर बनेगी, फिर से बिजली बनेगी और ये काम रात भर चलता रहेगा। वो उनकी कैपेसिटी इतनी है कि रात भर में ये पूरा पानी इधर से इधर आ जाएगा, ठीक। और जैसे ही दिन हुआ तो ये वापस ठंडा पानी फिर से गर्म कर लिया। तो ये जो चक्कर है पूरा चलता रहता है। तो ये प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पर सन की एनर्जी से 24/7 इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक। चलो आगे चलो, अब देखो अनवीनीकृत नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन से आगे बोलो जरा। सारे के सारे फॉसिल फ्यूल है ना, जैसे कि आपका हो गया पेट्रोल, पेट्रोल तो उसका परिष्कृत रूप है, हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम, है ना, पेट्रोलियम उसको बोल सकते हैं, पेट्रोलियम हो गया, है ना। नेचुरल गैस हो गई, नेचुरल गैस हो गई, कोल हो गया, कोयला हो गया, है ना। फिर उसके बाद में जो हमारे धातुएं हैं सारी, है ना, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, है ना, जितनी भी हमको मेटल जमीन से मिलती है, जैसे मान लो डायमंड है, डायमंड धातु तो नहीं है पर फिर भी सोर्स है, ये सब क्या हो गई, नॉन रिन्यूएबल। ये तो सब खत्म हो जाने वाली है कुछ ना कुछ समय बाद, हो सकता है 40 साल बाद, 50 साल बाद ये सब खत्म हो जाए, है ना। तो ये सब क्या कैसे हो गए, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, ठीक है भाई। हाँ परिष्कृत है ना सारे के सारे, भाई इंसान ने उनको रॉ मटेरियल से उनको क्या किया हुआ है, रॉ मटेरियल से ही बनाया है, पर दिया तो प्रकृति नहीं है ना वो, मतलब कि बिना प्रकृति के रॉ मटेरियल के वो चीज़ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। देखो इनडायरेक्टली लो या डायरेक्टली लो, काम तो सारा नेचर ही कर रही है, हमने तो सिर्फ उसमें क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है, परिष्करण उसका किया है, ठीक है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको मैन मेड कह देंगे। फॉसिल फ्यूल मैन मेड है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको हम बना नहीं सकते। जैसे हीरा है, हीरे को अब तो आर्टिफिशियल डायमंड बनता है वैसे, पर उसकी वो वैल्यू नहीं होती जो ओरिजिनल डायमंड की होती है, ठीक है। तो उसको हम नेचर द्वारा जो है आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स के अंदर ही उसको काउंट करेंगे, ठीक। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे चलो। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, किसके बेसिस पर, ओनरशिप, है ना। ओनरशिप का मतलब, ओनरशिप का मतलब स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व मतलब कि किसका अधिकार। तो देखो रिसोर्स पहला तो पर्सनल हो सकते हैं, किसी के व्यक्तिगत, है ना, जैसे मेरा घर है तो वो मेरा पर्सनल हो गया, ये अपनी क्लास है वो पर्सनल हो गई, है ना, कोई बिल्डिंग है वो पर्सनल हो गई, या इवन कोई खेत है मेरा, कोई जंगल है, कोई बगीचा है, वो भी सब क्या हो गया, पर्सनल हो गया। तो पहली चीज़ इसमें क्या हो सकती है, व्यक्तिगत स्वामित्व कैसा हो सकता है इसमें, व्यक्तिगत, जिसको हम पर्सनल या इंडिविजुअल कह सकते हैं, है ना। तो पहला तो हो गया व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल, ठीक। दूसरा हो सकता है इसमें कम्युनिटी, समाज का हो सकता है, कॉमन, जैसे कम्युनिटी हॉल होते हैं जिसमें शादियां होती है, वो सबके होते हैं, है ना, सब यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं, कम्युनिटी, कम्युनिटी का हो सकता है मतलब कि पूरे समाज का हो सकता है। तो व्यक्ति का, समाज का, फिर अगला लेवल क्या आ जाता है, राष्ट्र का, नेशनल, है ना, तो नेशनल हो सकता है। दूसरा लास्ट वाला इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल से ज़्यादा तो अभी कुछ भी नहीं है ना, मतलब कि राष्ट्र का हो सकता है और फिर पूरे विश्व का हो सकता है। तो देखो सोर्स कैसे कैसे, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब ऐसा सोर्स जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार है या किसी एक फैमिली का राइट है, जो मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। दूसरा कम्युनिटी, कम्युनिटी का मतलब जिसमें कि समाज का अधिकार है, समाज मतलब समझते ही हम सभी लोग, है ना, समाज का अधिकार है, जैसे कि शादी का हॉल हो गया, है ना, जैसे कोई पब्लिक गार्डन हो गया, या फिर आपका जंगल हो गया, जिस पर कि सभी लोग जिसका यूज़ कर सकते हैं, सड़क है उसका यूज़ हम सभी कर रहे हैं, ठीक। फिर हो गया राष्ट्र का, नेशनल, नेशनल का मतलब जैसे कि जिसका यूज़ पूरा देश कर रहा हो, है ना, जैसे कि हमारे हाईवेज हो गए सारे, या हमारी रेल्स हो गई, रेलवे हो गया, इसका यूज़ सब करते हैं, पूरा देश करता है। हवाई सेवा हो गई, उसका यूज़ पूरा देश करता है। बिजली हो गई, उसका यूज़ पूरा देश करता है ना। ये इस तरीके के जो सोर्स है वो सब किस पे काउंट होंगे,
फॉसिल फ्यूल्स हो गए वो भी सब पूरा देश, तो ये राष्ट्र के ऊपर आधारित हो गया, पूरा नेशनल इसका क्या कर रहा है, नेशन इसका यूज कर रहा है। फिर हो गया इंटरनेशनल। इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ ऐसी जगह होती है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है ना। जैसे कि मान लो समुद्र है बहुत बड़ा, ये हमारा इंडिया है, यहाँ कहीं पे श्रीलंका है ना, तो ये बीच का जो पूरा समंदर हो गया है ना, इधर चाइना लगा हुआ है पूरा, इधर पाकिस्तान है, तो ये जो पूरा समंदर का जो एरिया है मान लो, इस पर क्या सिर्फ भारत का अधिकार है क्या? नहीं। इस पर क्या सिर्फ चीन का अधिकार है? नहीं। क्या श्रीलंका का है? नहीं। पाकिस्तान का भी नहीं है। मतलब कि ये कैसा हो गया, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, किसके संदर्भ में? देशों के संदर्भ में। इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं ना, कि इंटरनेशनल सी के अंदर कभी कभी न्यूज़ आप सुनते हो ना कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में उसका जहाज घुस गया, ऐसी न्यूज़ आती कभी कभी, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो ऐसा समुद्री क्षेत्र है जिस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, ठीक है। या उसी तरीके से अगर उस समुद्री क्षेत्र के अंदर, उस सी के अंदर मुझे कुछ रिसोर्स मिल गया, मान लो मुझे मिल गया कोयला, कोयला तो नहीं मिलेगा, मुझे कोई तेल मिल गया, गैस मिल गई या कोई मिनरल मिल गया, तो उस पर क्या मेरा अधिकार होगा? नहीं। उसके लिए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उससे मुझे पूछना पड़ेगा, है ना। फिर वहाँ पर जो भी डिसीजन होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ तो ये रिसोर्स को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 4 टाइप, ठीक। अगला चलो, ये हो गया। अगला मैं क्या कह सकता हूं? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर मेरे पास रिसोर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, बायोटिक हो सकता है और एक एबायोटिक हो सकता है, जो कि अभी हमने पढ़ चुके हैं। ओरिजिन के बेसिस पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना, तो बायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक, जीवित और अजीवित, ठीक है। तो ये तो हम बता ही चुके हैं कि ये क्या होता है, बायोटिक एबायोटिक का मतलब, है ना। अब देखो इसमें अब 2 चीज आ सकती है। यहां पर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बनिक और इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, जिसमें कार्बन पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? कार्बनिक। हालांकि ये डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है, पर अभी हमारे समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जिनमें कार्बन है ऐसे सब चीज क्या हो जाएंगी? ऑर्गेनिक कहलाएंगी। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में कार्बन होता है क्या? हाँ या ना? क्योंकि पेट्रोलियम तो पूरा ही हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोलियम किससे बना हुआ है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से, मतलब उसमें कार्बन होता है। पेड़ पौधों में कार्बन होता है क्या? होता है। हमारे अंदर कार्बन होता है क्या? होता है ना। मतलब कि कार्बन, जिनके अंदर भी कार्बन है, ऐसे सारे यौगिक हो, मतलब कंपाउंड हो, चाहे कोई सोर्स हो, उसको हम सब क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक के अंदर वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम है वो नॉन लिविंग है, ठीक है, पर हम लोग है, प्लांट है, वो लिविंग है, तो वो भी ऑर्गेनिक है, ठीक। इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है, वो सारे सब्सटेंस कैसे हो गए? इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये 2 चीज और इसके अंदर आ सकती है, ठीक। मोटा मोटा आप देखोगे तो बायोटिक और एबायोटिक, जीवित और अजीवित, तो ये किसके बेसिस पर हो गए? उत्पत्ति के आधार पर। कर लो जल्दी से नोट इसको, आगे चलो। हाँ, ये तो बायोटिक के ही हैं, ठीक। चलो अगला देखो, अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के आधार पर। किसके आधार पर? डेवलपमेंट मतलब विकास के आधार पर रिसोर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो विकास के आधार पर अगर मैं बांटूं तो पहला है पोटेंशियल, दूसरा है डेवलप्ड, ठीक है, और तीसरा है रिजर्व, ठीक है। पहला हो गया मेरे पास पोटेंशियल, फिर हो गया डेवलप, और तीसरा हो गया रिजर्व, ठीक है। रिजर्व का मतलब आरक्षित, डेवलप का मतलब कि जो यूज में अभी आ रहा है हमारे, और पोटेंशियल मतलब कि जो आ सकता है,
ठीक है, देखो अब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ये किसके आधार पर है? विकास। विकास का मतलब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब कि देखो 3 तरीके के सोर्स हैं। एक तो पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हम कहते हैं ना कि भाई तुम में पोटेंशियल है, कुछ काम करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर या तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तो तुम सक्सेस हो सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो सेम चीज़ हम यहाँ बोल रहे हैं। हमें पता है कि इसके अंदर फ्यूल है मेरे पास, है ना, फ्यूल है। उस फ्यूल को मुझे क्या करने की ज़रूरत है? उसको एक्सेस करने की ज़रूरत है। मतलब मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए, टाइम चाहिए, या जो भी चीज़ उसको वहाँ पर कमी हो रही है वो चाहिए। उसको मैं इन फ्यूचर क्या कर सकता हूँ? यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है। रिजर्व का मतलब भी यही होता है। रिजर्व का मतलब कि ऐसा फ्यूल है कि जो रिजर्व है, हमें पता है सिर्फ कि वहाँ फ्यूल है, अभी तक हमने उस पर कोई भी काम नहीं किया है। और ये जो प्रोसेस है ये इससे थोड़े से आगे का प्रोसेस है ना, मतलब इस पर कुछ काम हो चुका है, कुछ होने वाला है, जिसके बाद वो हमें मिल जाएगा। और डेवलप्ड का मतलब कि जो ऑलरेडी क्या है? यूज में आ रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे? डेवलप्ड कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये कुछ इसके क्लासिफिकेशन होगा। इसमें और भी कुछ चीज़ें बची हुई है जो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कल खत्म कर देंगे। ठीक, फिर वर्ल्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन सा रिसोर्स कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, वो सब चीज़ें भी मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक।